Then मैं क्लास में पढ़ा था. So remember to learn different what teacher is teaching. Bring another perspective. आपको लगता है टीचर सख्त है बट एटलीस्ट विद इन योर ओन माइंड ब्रिंग अनदर पर्सपेक्टिव कि यार ये जो कह रहा है सही है कि इसका अपोजिट भी कुछ हो सकता है. सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग. सो लेट मी प्ले अ गेम विद यू फर्स्ट एंड देन आई शायद मैं लास्ट टाइम जो आया था मे बी आई प्लेड दिस गेम. तो आप में से अगर किसी ने पहले ये गेम खेली है तो डोंट पार्टिसिपेट. अगर नहीं खेली है तो दैन डू पार्टिसिपेट. आई लीव इट ऑन योर ऑनेस्ट जजमेंट. आपको ये तीन नाम देखते हुए अगर कोई टाइटल देना हो, कोई कैटेगरी टाइटल देना हो, तो क्या टाइटल आपके जहन में आता है? क्या लफ्ज़, क्या टर्म, क्या आपको फ्रेज जहन में आती है? आप पाकिस्तान में तरक्की नहीं करेंगे. एनीबॉडी एल्स? Era of military rule. Era of military rule. Era of military rule, sir. मुझे आवाज़ शायद नहीं आ रही. Era of military rule. ग्रोथ. Rule. इकोनॉमिक ग्रोथ सर. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ अयूब खान. एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस साइड? क्या? ठीक है. डिक्टेटर्स, मार्शल लॉज. एनीथिंग एल्स? वो लोग जिन्होंने जवाब दिया विल दे लाइक टू कंसिडर देयर थॉट्स? एनी अदर थॉट्स? अगर आपको अपने आंसर्स को रिवाइज करने का मौका दिया जाए व्हाट यू डू है? और अगर करेंगे तो क्या जवाब होंगे? तो माइक ले लो. आपके पास माइक है? एक परफेक्ट गेम. ओके, सुनो रिवीजन्स. आई न्यू दीज आंसर्स के लिए आपसे आ रहे हैं. आप लोग क्या जवाब देंगे? मैंने 16 साल तकरीबन हो गए ये गेम खेलते हुए. मैं पैसे लगा के भी खेल चुका हूँ ये गेम और बहुत पैसे जीते हैं मैंने इसमें. हमारे चुड़ी साहब चुनके थोड़े मुझे लगा कि पता नहीं बैटिंग की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे. अदरवाइज आई वुड हैव बैट. मैं शर्त लगा के एकदम बहुत पैसे जेन्युइनली कमाए. Nobody got it right ever. 16 years from students to secretary level trainings, National Institute of Management. Nobody ever got it right. Problem is, मैंने इनके साथ कहीं जनरल नहीं लिखा, किसी के साथ नहीं लिखा. But you assume implicitly, लाशऊरी तौर पे कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ज़ियाउल हक है, एक ही परवेज़ मुशर्रफ है और एक ही अयूब खान है. अब सब लोगों के पास अभी भी मोबाइल्स होंगे. जस्ट टाइप ऑन ए फेसबुक अयूब खान, मिलियंस. बट जो कि एक अयूब खान नोन है, आपका सारे का सारा जो एनालिसिस है वो उसी पे कंसंट्रेट करता है. आपका दिमाग आपको बताता है ये बहुत सादा सवाल है, तो इसमें तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं. तो जंप टू कंक्लूजन्स. हालांकि मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया था तो जो चीज़ें सादा नज़र आती हैं देखने में वो इतनी सादा होती हैं तो 2 मिनट के बाद आप भूल गए. 2 मिनट भी 1 मिनट के बाद आप भूल गए हैं कि अभी हमने क्या बात नहीं रखी थी. तो जो चीज़ आपको सादा नजर आए वो इतनी सादा होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल कंफर्मेशन बायसेस. हमारी कुछ लाशऊरी तौर पे बायसेस होती हैं. हम जब एनालिसिस करते हैं, जब चाहे वो पॉलिसी एनालिसिस है, चाहे वो रिसर्च है, चाहे कुछ भी है, इवन डे टू डे लाइफ में, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लाशऊरी तौर पर मैं 2 तरह से गलत एनालिसिस दे सकता हूँ. एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट में मुझे कोई पोजीशन लेनी है तो मैं हर बुरे इंडिकेटर की भी अच्छी इंटरप्रिटेशन दे दूँगा जो कि इकनॉमिक्स में पॉसिबल होता है. वो कहते हैं ना कि वो 2+2 जब मैथमेटिशियन से पूछा तो उसने कहा 4, स्टेटिस्टिशियन से तो पूछा तो उसने कहा 4+ रैंडम एरर, इकोनॉमिस्ट से पूछा तो उसने बताया कि आपको क्या चाहिए, हम निकाल लेते हैं. तो जो तो आप शऊरी तौर पे करते हैं वो आप रोक सकते हैं, वो आपका शऊर का हिस्सा होता है, वो आप जानबूझ के करते हैं. बट जो लाशऊरी तौर पे आती है प्रॉब्लम तो वो फैटल होती है क्योंकि करने वाले को खुद भी नहीं पता होता कि वो मिस्टेक क्या करता है. मसलन मैंने अगर आपको ये कहा होता कि इसको मुझे कैसे लिखना, आपके पास इंटरनेट भी है, हर चीज़ है,
आप जो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, जिसको हमारे यहाँ बहुत समझा जाता है कि अगर लिटरेचर रिव्यू हम अच्छा कर लेंगे तो हमारी रिसर्च क्वेश्चन अच्छा होगा, लेकिन आप तमाम लिटरेचर रिव्यू इन्हीं चीज़ों पे कर रहे थे, डिक्टेटर, इराक ग्रोथ, फॉरेन एड, मार्शल लॉ, जुल्म, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू को भी कर रहे होते। उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम वो चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं जो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके लाशऊरी तौर पर। आप सर्व कर रहे होते हैं, मुझे याद है जब मैंने पहली गाड़ी ली तो वो बलिनो थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना था कि बलिनो भी कोई गाड़ी होती है, बट उससे अगले दिन जब मैं रोड पे निकला तो हर चौथी गाड़ी मुझे बलिनो नजर आई। क्यों? मैं लाशऊरी तौर पे देख रहा था कि और कहाँ कौन सी गाड़ियाँ चल रही, उससे पहले मेरे जेहन में नहीं था, तो मुझे हर चौथी पाँचवीं गाड़ी बलिनो नजर आ रही है। तो मैं लाशऊरी तौर पे तलाश ही बलिनो से कर रहा था, क्योंकि मैं खुद इसमें बैठा था। तो जो आपके जहन की पोजीशंस होती हैं इंफॉर्मेशन बाइसेस की वजह से, आपका एनालिसिस उसी तरफ को डायरेक्ट होता है। और पॉलिसीज़ में ये बड़ा फैटल होता है कि अगर मैं 70s का पला बड़ा हुआ हूँ, मेरी PhD 70s में है, मेरी जॉब 70s की है, मेरा एनालिसिस वहीं रुक जाता है चंद एक्सेप्शंस के सिवा, अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करता ग्रेजुएट। और अपग्रेडेशन डी लर्निंग से आती है कि आपने जो सीखा है उसको साथ साथ डी लर्न करते रहे। मुझे 22 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते, मुझे आज भी नमल का रास्ता नहीं मिलता, मुझे आज भी गूगल मैप लगाना पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें स्टोर करके जो दिमाग की चिप है उसको ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं, गूगल मुझे रास्ता बता देगा। सो लेट मी गो बाय। सो की डी लर्निंग, जो चीज़ें आपको लगता है कि फालतू हैं निकालते जाएँ, उनकी जगह कोई जो दूसरी चीज़ें हैं वो लाते जाएँ, और ये आपके बाद में आए। सो लेट मी नाउ मूव टू कि इस गेम को रखने का मकसद क्या है। दिस इज पाकिस्तान एनाटॉमी ऑफ ग्रोथ। नासा को बताइए टाइम कितना है, सो दैट आई कैन। ओके, थैंक यू। आई जस्ट फिनिशिंग। तो दिस इज एनाटॉमी ऑफ ग्रोथ। तीन चीज़ें इसमें आपको नजर आ सकती हैं। देयर इज नो ट्रेंड, इट्स एब्सोल्युटली वोलेटाइल। You cannot have any trend in Pakistan's economic growth. Number two, for every peak, there is immediate bottom, burst, and that comes at 5% of growth rate. जब भी आप 5% से ऊपर जाते हैं, there is a problem. और बहुत कम है जो आप 6 और 7% के करीब जाते हैं, और उसमें भी अगर आप देखें तो दैट इज ड्यू टू बेस ईयर, कि आपका बेस ईयर क्या है। अगेन एनालिसिस में जो परसेंटेजेस होती हैं, यू कैन नॉट इंटरप्रेट देम विदाउट कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहाँ सारा जोर परसेंटेजेस पे होता है, इतने परसेंट ग्रोथ हो गई थी, बट व्हाट इज द रेफरेंस पीरियड, व्हाट इज द बेस पीरियड, दैट एक्चुअली डिफाइंस कि आपका ग्रोथ रेट क्या होगा। एज्यूम कि आपकी सैलरी 1000 रुपया है और वो 2000 हो जाती है, तो 100% ग्रोथ हो गई। एज्यूम कर लें आपकी सैलरी 20,000 है और वो 25,000 हो जाती है, 20% ग्रोथ। हालांकि उसमें 5,000 रुपया बढ़ा है, दूसरे में आपका सिर्फ 1,000 रुपया बढ़ा है, बट ग्रोथ बहुत हाई है। जिसको हम कहते हैं फ्लो इफेक्ट, कि आपका जब बॉटम बेस बड़ी लो होती है तो जो ग्रोथ टर्म्स होती हैं वो हाई शो होती हैं फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज। बट अगर आपकी बेस हाई है तो फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज, फॉर ए वेरी लार्ज एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज ग्रोथ लो होगी। इसीलिए अमेरिका सिर्फ 1.5% ऑफ GDP ग्रोथ रेट से ऊपर नहीं जा पाता, हम 7-8 पे जा रहे होते हैं। हम कहते रहते हैं हमने अमेरिका को भी बीट करना है। अमेरिका की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, उस पर बहुत बड़ा एब्सोल्यूट चेंज चाहिए आपको इवन 1% का ग्रोथ रेट लेने के लिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा। So this is with a more clear picture. The orange line is 5%. And you see that, and most worryingly जो ट्रेंड है आपका वो 80 से ऑनवर्ड टूवर्ड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन लगाना रिग्रेशन एनालिसिस में, दैट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब है आपका जो एवरेज GDP ग्रोथ रेट है ओवर 5 ईयर और 10 ईयर्स वो डिक्लाइन किया है ग्रेजुअली। उसकी वजह ये नहीं कि हमने तरक्की नहीं की,
इसकी वजह यह है कि हमारा जो इंक्रीज इन ग्रोथ था, इंक्रीज इन जीडीपी था, वो बेस के मुकाबलतन कम था। 80s में आपकी बेस कम थी जीडीपी, 80 बिलियन था या 100 बिलियन। 2021-22 में वो 300 बिलियन था। तो वो जो एडिशनल इंक्रीज आपको चाहिए था जीडीपी को ग्रो करने के लिए, इसको 5% जैसे ऊपर रखने के लिए, वो उस साइज से नहीं बढ़ा। तो आपका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। यही ट्रेंड अगर आप इंडिया और बांग्लादेश के लिए देखेंगे तो दैट इज अपवर्ड ट्रेंड, कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड है। अगर आप 5% का कट पॉइंट लें तो टिल 90 कंसिस्टेंटली, और उनका जीडीपी पर कैपिटा हमसे कम बांग्लादेश। एंड देन आप अगले 10 साल अगर देखें, दे वर कंसिस्टेंटली अराउंड 5% विद माइनर चेंजेस। एंड आफ्टर 2000 particularly it's consistently 5% से above है, 8-9%, 10% consistently. So it means कि every year they were adding extra to previous year in the GDP. हर साल उनकी जो जीडीपी में इंक्रीज था वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुआ। That is why they can only have trend or long term. Same was with the India. So let me come to questions कि हमारे यहाँ जो सवाल का जवाब होता है वो क्वेश्चन के ऊपर होता है कि आपका क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्वेश्चन को ना सिर्फ के सिखाया नहीं जाता बल्कि डिस्कस किया जाता है, और सीखने वाले भी कहते हैं कि बस जवाब दे दें, सवाल की खैर। मुझे कोई हफ्ता एक पहले कॉल आई कि डॉक्टर साहब आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। मैंने जरूर प्लीज की। बोलेगा मेरा भाई पीएचडी कर रहा है, कोई लिखी हुई प्रपोजल नहीं मिली। पीएचडी का स्टूडेंट, उसका भाई उसके लिए लिखी हुई प्रपोजल मांग रहा है, और बड़ी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है जहाँ से वो पीएचडी कर रहा है उसका। मैंने कहा यार मेरे पास मेरा थीसिस पड़ा है, अगर वो जमा हो सकता है तो करवा दीजिए, ताकि प्रपोजल पे भी क्या काम है, क्या फ़ायदा मेहनत है। सबमिट थीसिस डायरेक्ट। और ट्रेंड ये है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो वन ऑफ प्रोफेसर रीच टू मी कि मेरे पास एक थीसिस है जो जर्मन लैंग्वेज में हुआ है, लेट्स डू इट इन इंग्लिश एंड समथिंग। तो अब काम मेरे साथ। तो हमारे यहाँ सवाल को बेसिकली डिस्कस किया जाता है। इन अनफॉर्चुनेटली मोर इन यूनिवर्सिटीज, आई एम सॉरी सर, बिकॉज आई वाज प्रोफेसर फॉर 10 years, वन से प्रोफेसर यू ऑलवेज प्रोफेसर, कुछ भी आप कर लें नहीं। हमारे यहाँ सवाल करना नहीं सिखाया जाता है। तो बच्चे जब क्लासेस लेके बाहर निकलते हैं उनके पास सिर्फ जवाब होते हैं, सवाल नहीं। आपकी लर्निंग रुक जाती है जब आपके पास जवाब आ जाता है और सवाल नहीं आता। पाकिस्तान में सारे का सारा जो एनालिसिस है इकानमी का, वो इस सवाल के लिए कि पाकिस्तान हाई ग्रोथ सस्टेन क्यों नहीं कर पाता। इसके जवाब फिर वही हैं जो हमें पहले आए, डेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फॉरेन रिजर्व्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और बहुत सारी चीज़। यू कैन ऐड एनीथिंग इनटू इट। बट व्हाट इफ वी टर्न द क्वेश्चन अराउंड, हम अगर क्वेश्चन को बदल दें कि क्या जो ग्रोथ है पाकिस्तान की वो सस्टेनेबल है भी कि नहीं। ये दो बुनियादी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है टर्निंग द टेबल ऑन इट्स हेड, कि आपने सवाल को रिवर्स कर दिया। और ये बड़ा अहम होता है सवाल को रिवर्स करना, क्योंकि आपका ये कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता है सारे के सारा, जिसको हम कहते हैं ना प्रीमिसेस ऑफ एनालिसिस, वो चेंज हो जाता है। पहले सवाल में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज ए रीजन फॉर लो इकोनॉमी, बट दूसरे सवाल में जब एनालाइज करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बैड इकोनॉमी। आपका टोटल सिनारियो चेंज हो गया। वो चीज़ जो आपको रीज़न लग रही थी, ये कॉज लग रही थी, रीज़न लग रही थी, वो आउटकम है। तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी के सवाल हैं वो शायद ये पहले वाले एंगल से पूछे जा रहे हैं। आपने भी यही पढ़ा होगा कि क्यों पाकिस्तान में ग्रोथ रेट सस्टेन होगा 5% के ऊपर से। कभी आपने ये सवाल आपके जहन में आया है कि यार ये ग्रोथ के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये सस्टेन नहीं होगा।
क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है भी कि नहीं, वहाँ से एक्चुअली आपका जो सारे के सारे पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे नज़दीक वो वहाँ से डिफाइन होते हैं। So let me give you one example because I am moving towards. So let me just ये जो तीन नीचे लिखे हुए हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स योर फंडामेंटल प्रेमिसेस ऑफ एनालिसिस इन सेकंड यूएस। बाकी में आप एक्सटर्नल चीज़ों में पढ़े होते हैं कि जी ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई तो इन्फ्लेशन आ गया और इस सारी चीज़ें, बट देयर इज समथिंग जो ग्रोथ के अंदर है। लेट मी गिव वन एग्जांपल दैट आई विल फॉलो। कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। आपकी ग्रोथ का स्ट्रक्चर तीन तरह से डिफाइन हो सकता है, तीन की एंगल है देखने के, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बट तीन जो बुनियादी हो सकते हैं स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं। इट इज कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, वेयर इज योर ग्रोथ कमिंग फ्रॉम। जो जब आप ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका जो पहला सवाल है, या कह लें कि जो एक ही बुनियादी सवाल है कि आपकी ग्रोथ आ कहाँ से गई। यही सवाल है जो आपकी ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन करता है, और यही सवाल है जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट को भी डिफाइन करता है। दोनों सूत्र, कौन हिस्सेदार है उस ग्रोथ के अंदर और वो किस तरह से हिस्सेदार। तो पहला सवाल, 94% of Pakistan's GDP comes from consumption, 6% from investment. इंडिया में ये 25 से 30% है इन्वेस्टमेंट, द रेस्ट इज कंजम्पशन। 60-70% के रेंज में आता है कंजम्पशन से, बाकी इन्वेस्टमेंट से। ये बड़ा अहम है क्योंकि इट इज द इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ विच प्रोड्यूसेस क्वालिटी जॉब्स, विच इंक्रीजेस इनकम ऑफ पीपल, which increases saving of people. There are new investors, new savers, small investors. This is how your economic inclusion happens. Economic inclusion, आम आदमी उस ग्रोथ में हिस्सेदार होता है, उसकी इनकम जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ बढ़ती है। अगर आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान में डिस सेविंग्स होती हैं हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमने 94% फाइनेंस करना होता है कंजम्पशन से। हाई ग्रोथ रजीम में हाई ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हिस्सा ही 6%। ठीक हो, लेकिन इससे बड़ा एक फंडामेंटल सवाल है कि वो कंजम्पशन कहाँ से आ रहा है। वो जो 95% है वो आ कहाँ से रही है। ऐसी अगर वो गवर्नमेंट से आ रही है तो दिस इज गुड, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का, क्योंकि जो गवर्नमेंट की कंजम्पशन होती है दे आर मोर लेस लाइक इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। पाकिस्तान में 86% कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स। अगर हम उस 95% को 100% समझ लें पूरा, जैसे कि 1 रुपया है 100 रुपये का कंजम्पशन, तो हर 100 रुपये की कंजम्पशन में से जो 86 रुपये है, 86 रुपीज़ वो हाउस होल्ड से आते हैं। इंडिया में ये 60, 56 और 65 की रेंज में है, बांग्लादेश और इंडिया में। द रेस्ट इज कमिंग फ्रॉम कंजम्पशन। तो दो प्रॉब्लम्स यहीं पे आ गई। वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट बेस्ड, इट इज फ्रॉम कंजम्पशन लेड ग्रोथ, जो कि जॉब्स प्रोड्यूस नहीं करती, फंडामेंटली अनसस्टेनेबल होती है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो होती है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रोथ होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आती हैं वो तब आती है जब आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो गई। लेकिन उससे बड़ा जो मसला होता है, हाई ग्रोथ रजीम में आप आर्टिफिशियली कंज्यूम करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं कंजम्पशन को, लेकिन कहाँ से? हाउस होल्ड से, क्योंकि 86% इज कमिंग फ्रॉम हाउस होल्ड। तो दो लॉसेस हो गए। नंबर 1, जो आम आदमी है उसको उसमें से कोई क्वालिटी जॉब या क्वालिटी चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि वो कंजम्पशन लेड है, और बजाय इसके कि उसकी इनकम या सेविंग बढ़े, उसकी सेविंग जो है वो कम हो रही होती है, डिस सेविंग्स हो रही होती है। वो जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है, ये 3 वजह से बड़ा अहम है कि एक्चुअली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके अपनी एजुकेशन में, बच्चों की एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, स्किल अपडेटिंग में, जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, वो होती है मैक्रो और माइक्रो लेवल, वो तभी होती है जब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो, आप हाउस होल्ड लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़े, सेविंग बढ़े। एट ए मैक्रो लेवल
जो हमारे पास टाइम बड़ा कम है। अगर आप लास्ट पार्ट को देख लें, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट्स, 90% इज फ्रॉम इंपोर्ट्स। पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है 90% इज फ्रॉम इंपोर्ट्स। अब अगर आप इन दोनों को मिला लें, 95% इज कंजम्पशन, 90% ऑफ दैट कंजम्पशन इज ऑन इंपोर्ट्स, अगर हम सादा लफ्जों में रख सकें। हाई ग्रोथ में आपको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ती है, क्योंकि अगर आपका 90% होगा ही जीडीपी का, तो वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब उस 90% वाले शेयर में इंक्रीज होगा। लेकिन जो कि कंजम्पशन बेस्ड है, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं कंजम्पशन के लिए, जो इंपोर्ट होती है हमारा, जिसको आप लग्जरीज कह लें, फैसिलिटीज कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन जो बड़ा प्रॉब्लम उसमें होता है मैक्रो पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, जो आपका 90% इनपुट है, आप जाहिर है चाहेंगे कि वो आपको सस्ता मिले। ऐसे ही करेंगे ना, जो आपके कारोबार का मेजर इनपुट है, आप चाहेंगे वो आपको सस्ते से सस्ता मिले। अब वो इम्पोर्ट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उनकी प्राइसेस को सेट करना हो, हमें बाहर से मंगवाना हो। तो हम क्या करते हैं कि हम रुपए को मसनूई तौर पे ओवर वैल्यू कर देते हैं, एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूएशन, ताकि हमें इम्पोर्ट सस्ती पड़े, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। जिस दिन हम इम्पोर्ट पे बैन लगाएंगे, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे अब आया है, अगले साल 2% हो जाएगा, सैलाब ना भी आता तो 2%। क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, तो आपको फौरन फिर उन इम्पोर्ट्स को बंद करना पड़ता है। जिन्हें आप इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो आपका मेजर इनपुट है, आपकी इकानमी स्लो डाउन होती है, कूल डाउन होती है, और आपका जीडीपी ग्रोथ रेट अगेन 2% आ जाता है। तो ये बुनियादी सा एक स्ट्रक्चर है जो हमारी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम है, कि जो हमारे इकोनॉमिक, तो इस सेंस में जस्ट वन सेंटेंस एंड देन वी ऑलमोस्ट फिनिश। Exchange rate over valuation is a curse of Pakistan's economic growth structure. आपको जब भी हाई ग्रोथ पे जाना होगा, और अगर उसको सस्टेन करना है, तो आपको ओवर वैल्यू रुपया रखना पड़ेगा। वो आपको डायलेमा है, यू आर इन फिक्स। ओवर एक्सचेंज रेट होता है, वो फिर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को जनरेट करता है थ्रू टैक्सिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को कम कर देता है, इंपोर्ट्स को बढ़ाता है एक्सपोनेंशियली। 2 साल के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, कर्जे लेके आप मार्केट में डाल देते हैं। अभी तक जो एस्टिमेट्स हैं कि पाकिस्तान पिछले 50 साल में $125 बिलियन सिर्फ रुपए को मसनूई तौर पे मजबूत रखने के लिए मार्केट में डाल चुका है। $125 बिलियन। 20 IMF के प्रोग्राम बनते हैं जो हमें मौजूदा लिया, उससे फिर भी $5,000 बढ़ जाते हैं, और $5,000 में आप 2 नए विश्व खड़े कर सकते हैं। आज का तो आप 4 विश्व खड़े कर सकते हैं। जो विश्व का बजट है वो $280 अरब रुपये है, तो $5 बिलियन में आपको अंदाजा लगा लें कितने रुपये इसको बन जाते हैं। तो आप नए विश्व प्रोग्राम खड़े कर सकते हैं 20 IMF के प्रोग्राम के बराबर, उन पैसों से जो आपने सिर्फ रुपये को मसनूई तौर पर मजबूत रखने के लिए। और फिर क्या होता है कि जब लोग हमें कर्जा देना बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डेट हो जाता है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हम ज़ाया करते हैं रुपये को मजबूत रखने के लिए। जब फॉरेन रिजर्व्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, 2018 में जब हुआ $8 बिलियन रह गए, तो फिर हम IMF के पास चले जाते हैं, और अगले 4 साल हम IMF को गालियाँ देते हैं, भाई तेरा बड़ा जाएगा। जो ये IMF ख़त्म होता है, हम फिर उसी प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। सो देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो ये बाकी कुछ स्लाइड्स हैं जस्ट उसी की जो हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अगर आप देखें, दी ओनली कंट्री इज पाकिस्तान जहाँ पे कंजम्पशन का शेयर बढ़ा है 2000 के बाद, बाकी सब में कम हुआ है। क्योंकि जब आपकी इकानमी सस्टेन करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, अप द लैडर रेस करती हैं, जो कम्प्लेक्सिटीज इकानमीज की बेहतर होती हैं, बढ़ती हैं, आप सादा चीज़ों से, एग्रीकल्चर चीज़ों से कॉम्प्लेक्स गुड्स की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, तो आपका जो कंजम्पशन का शेयर है वो रिलेटिवली कम होता है, चाहे दोनों बढ़ रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कि जो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन कंजम्पशन है वो कम होता है इन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से शेयर कम होता है। पाकिस्तान में वो बढ़ रहा है, बांग्लादेश में ये कम हो। दिस इज अ काउंटर पिक्चर, मिरर पिक्चर, कि आपका इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ा है इंडिया बांग्लादेश में, बट इन पाकिस्तान कम। एग्रीकल्चर का शेयर
हमारा ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। अगर आप 2000 के बाद देखें, आप अगर शुरू में देखें तो इंडिया और बांग्लादेश में एग्रीकल्चर का शेयर हमसे ज़्यादा था, बट देन दे ट्रांसफॉर्म टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टू सर्विसेज सेक्टर। पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली टू सर्विसेज सेक्टर विदाउट कंसोलिडेटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो अच्छी जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होती है। क्योंकि पाकिस्तान में वो नहीं था, हमारे यहाँ ना इकोनॉमिक इंक्रीज हो सका ना इनकम बढ़ सकी। तो जिस लगे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आप देखें पाकिस्तान का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि सर्विसेज ने मैन्युफैक्चरिंग का शेयर लिया और विदाउट कंसोलिडेटिंग। जनरली होता है कि पहले 20 साल या 10 साल की पैरेलल ग्रो करती है, ग्रेजुअल शिफ्ट होती है, इकोनॉमी की बेस स्ट्रॉन्ग होती है, बांग्लादेश और इंडिया। सर्विसेज का शेयर बड़ा, तीनों का बड़ा है, लेकिन हमारी रीजन डिफरेंट है बढ़ने की, जिसकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हैं वो ऑलमोस्ट अनचेंज हैं। अगर आप देखें तो माइनस अनचेंज है कि जीडीपी के अंदर क्या शेयर है। So I'm just moving it quickly. I take one more slide and then I'll close. तो ये तीन की लेसन्स हैं, नॉट नेसेसरीली यू एग्री। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ग्रोथ के अंदर है। आप जब तक उसको दुरुस्त नहीं करें, आप जो मर्जी करें, ठीक नहीं कर सकते जब तक आप ग्रोथ के अंदर के स्ट्रक्चर को ठीक। आप स्टेबल गवर्नमेंट ले आए या अनस्टेबल गवर्नमेंट, अगर आपकी ग्रोथ का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने डेट कमीशन बनाया, अगर पकड़ते हैं तो हम कर्जा किस किस ने खाया, आपको याद होगा। आई वाज इनवाइटेड देयर टू गाइड दैट कमीशन, नॉट गाइड एक्चुअली टू असिस्ट दैट कमीशन। तो अब वहाँ बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है कि आप क्या एनालिसिस करते हैं, तो कहेंगे अच्छा कि आप भी के साथ चल रहे हो। तो मेरा आपका जो पॉइंट था वो यही था कि आई कैन शो यू 70 ईयर्स लेटर, अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती या पीटीआई की गवर्नमेंट होती या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती, हमने इकोनॉमिक डाउन टर्न में जाना ही जाना था, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट 5% से ज़्यादा 3 साल से स्टेबल है, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते। नो मैटर व्हाट गवर्नमेंट कम्स, आप जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह। सो दीज आर द लेसन्स आई शेयर। सो आई जस्ट स्किप, I leave slides with Adnan, you can take the slides. हमारा इस पे एक आध पेपर भी पड़े हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये कुछ इसी से मिलती जुलती है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का होता है। अगेन दिस इज रॉन्ग विद पाकिस्तान इकोनॉमी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी वो प्रॉब्लम जिनको हमें लगता है कि शायद ये ऑफ शूट है, वो एक्चुअली बड़ी डीप रूटेड है, आप उसको नहीं दुरुस्त कर सकते। मसलन एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये डेप्रिसिएशन पाकिस्तान को तो हेल्प नहीं करती, एक्सपोर्ट्स तो हमारी नहीं बढ़ती हैं डेप्रिसिएशन के साथ, तो फिर हम रुपये को डेप्रिशिएट क्यों होने देंगे? How many of you think depreciation is bad? And why doesn't it benefit Pakistan? जस्ट उसे इतना है, इसीलिए कि हमने रुपये को एडजस्ट होने ही नहीं दिया when it is due। हम जैसे मैंने पहले बताया कि जब रुपये को फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है ना, हम उसको मसनूई तौर पर रोकते हैं। रुपया तब गिरता है जब हमें इसमें रोकने की सकत नहीं रहती। हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं उधार के, कर्ज की पीछे थे मैं और समझते थे कि हमें मिला, तो वो जब फाका मस्ती भी रंग नहीं लाती, रिजर्व्स भी खत्म हो जाते हैं, कर्जे बहुत हो जाते हैं, और फिर हम रुपये को गिरने देते हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम उस वक्त IMF के प्रोग्राम में जा रहे होते हैं, हम साइमल्टेनियसली एनर्जी प्राइसेस को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो वो जो इधर से थोड़ा गेन होना होता है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी बढ़ जाती है एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, तो वो आपकी कंपेटिटिवनेस जो थोड़ी सी आ सकती है। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रिमेंबर एक्सचेंज रेट इज प्राइस ऑफ ए करेंसी। आप जब भी किसी प्राइस को आर्टिफिशियली डिस्कार्ड करेंगे आपको हमेशा उसका नुकसान होगा, तो चाहे एक्सचेंज रेट हो चाहे कोई प्राइस हो। सो यू हैव टू डू इट बाय प्लान्ड पॉलिसी। दासा बाया देखें रुपये को क्या करते हैं। तो ये वही बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने थोड़ी सी बात कर ली है।
ये है पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऑफ इकानमी 1985 में और 2016 में। ये ADB की एक स्टडी थी कि पाकिस्तान का क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकानमी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखें हम आज से 25 साल पहले भी कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम आज भी कपड़ा ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रॉ गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, आज भी वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो वैल्यू एडिशन है मैं वो वहाँ रख नहीं सका कल थोड़ा मसरूफ होने की वजह से, बट डू थिंक समटाइम। ये जो मैप है वियतनाम का देखिए, आपको पाकिस्तान के और वियतनाम के उसमें आएगा कि जहाँ पे रॉ और प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हैं वो शायद लेस देन 1% रह गए आपके टोटल एक्सपोर्ट्स। वियतनाम इज नो मेकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स कैपिटल गुड्स, मशीनरी गुड्स जिनको एक्सपोर्ट कर रहा होता है। हमारे यहाँ वो नहीं है। आई वॉज एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रफली 20 years बैक। जो टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा 1 इंच का हमें स्टील का पीस चाहिए होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं टेस्ट करने के लिए, उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है हम वो 1.5 इंच का पीस भी चाइना से मंगवाते हैं। हम घर नहीं बना सकते आज, क्योंकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बड़ी हुई इकानमी में, हम उसी पे रहे हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट मी टेक यू टू वन लास्ट। कैन एनीवन ऑफ यू जज व्हाट इज दिस? डिस्क्लोज। क्या है स्लाइड, क्या बता रही है? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। एनीथिंग एल्स? This is the probability of you being unemployed by your education level. अगर आपने ज़्यादा बेरोजगार होना तो ज़्यादा पढ़ लें। पाकिस्तान में आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप अपने बेरोजगारी के चांसेस को उतना ही बढ़ा रहे हैं। And this is from actual data of Pakistan Household Integrated Economic Survey. तो किसने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे तो कूदोगे तो बढ़ोगे लगा? क्या पाकिस्तान के लिए कहा? The chances of being unemployed are, in other words, unemployment rate 2018 का डेटा है, 2016 is 36% for MPhil and above. It is minimal अगर आप अनपढ़ हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो मिडिल और हाई स्किल्स के लिए जॉब ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर नहीं है, जॉब्स या तो प्रोड्यूस हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे लो स्किल्ड के लिए जॉब्स प्रोड्यूस हो रही है। अनपढ़ के लिए, उसके लिए पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जॉब प्रोड्यूस नहीं हो रही बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। और उसकी मेजर रीज़न है कि हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म किया सर्विसेज सेक्टर की तरफ, और सर्विसेज सेक्टर बाय डिज़ाइन कम जॉब पैदा करता है और वो टर्शरी एजुकेशन के लिए जॉब्स पैदा करता है ज़्यादातर। जो मिडिल एजुकेशन है, मिडिल स्किल्स जो हैं ग्रेजुएशन से कम, मैट्रिक से ज़्यादा, इसके दरमियान प्लस सम स्किल, उसके लिए जॉब जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ माई लास्ट मिनट के जो 2 तरह की मार्केट में लोग हैं, ये कुछ क्योर्स हैं कि व्हाट वी नीड टू डू अगर हमें करना है। बट बिफोर दैट हमारे यहाँ मार्केट में 2 तरह के जॉब सीकर्स आ रहे होते हैं, जिनके बहुत सारी बड़ी लंबी डिग्रियाँ हैं लेकिन स्किल कोई नहीं। और दूसरी तरफ वो है जिनके पास स्किल है कुछ छोटा मोटा, लेकिन उनके पास एजुकेशन है, चाहे वो मिडिल कर ले, मैट्रिक कर ले, वो नहीं। दोनों ही अनएम्प्लॉयड हो सकते, आप दोनों को नहीं रख सकते। माई बॉस आस्क्ड मी कि यार आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिले नहीं होते, वो बड़े टाइम पे चले जाते हैं, आपकी टीम बड़ी एफिशिएंट है, तो क्या रीज़न है इसका? तो माई अपॉलॉजीज इफ देयर इज सम गोल्ड मेडलिस्ट सिटिंग, डू वी हैव एनी गोल्ड मेडलिस्ट अराउंड? शुक्र। तो मैं कहता हूँ मैं कभी किसी गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान में आप रट्टे के बगैर गोल्ड मेडल नहीं ले सकते। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप ज़रा सी अपनी सोच ले आए उसमें, तो टीचर कहता लोग कहते जवाब ही गलत है। हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं दे आर द मोस्ट अनएम्प्लॉयड पीपल, अनएम्प्लॉयबल्स, नॉट देयर फॉल्ट।
फॉल्ट ऑफ द सिस्टम है जहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रट्टा सिस्टम है। आपने पिछले देखा 11 में से 11 से 5 नंबर दे दिए। एक वो एक्सेल शीट का फार्मूला लगा था कि कोरोना की वजह से 5% एक्स्ट्रा देने हैं, तो एक 11 से 5 बने, उन्होंने दे दिया 11 से 5। तो मेरे ख्याल में मैं आई टेक इट क्राइम, ये जो आजकल नंबर आ रहे हैं 99%, 99.9%, मेरे बेटे का 1 नंबर काम आया तो मेरी वाइफ का मैसेज आया मुझे, वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। क्या हो गया है कि उसके 3.5 नंबर आए हैं 5 में से पहली दफा। मैंने कहा यार ये भी ज़्यादा है। देखिए सो लाइटर नोट, हमारा एक दोस्त था, तो उसने, उसका एक बेटा था, वो थोड़ा ज़हनी तौर पे बड़ा कमज़ोर था। घर में जाए माँ बाप परेशान होते हैं बेचारे जब बच्चा थोड़ा सा हैंडीकैप हो। तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए कम से कम स्कूल में तो दाखिल करवा दें, ताकि ये थोड़ा बाहर निकले, घूमे फिरे और सब चीज़। तो वो कहता है यार 6 महीने के बाद उसके जो नंबर है कोई 90%, 98%, 97% आना शुरू हो। तो कहता मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये क्या हुआ है, हम तो गलत है, ये तो बच्चा बड़ा काबा, तो हुआ क्या है। तो कहता मैंने से कहा यार एक दिन सीढ़ियों से गिरा था, तो शायद अब ठीक से इसका काम करने लग गए। वो कहता है जब मैं वैसे गुजर रहा था स्कूल के पास से, तो मैंने कहा वो मैं टीचर से बच्चे की रिपोर्ट करूँ, मैं वेरी हैप्पी। तो मैं गया तो मैंने उससे कहा था बच्चे को मुझे नंबर देखो। तो वो कहता कि ऊपर नीचे सबके 98% थे। कहता मैं वापस आया तो मैंने बीवी कहती क्या बताया टीचर ने। तो मैंने कहा कि बीवी टीचर ने क्या बताना, वहाँ सारे ही छत से गए, सबके इतने। तो हमारा सिस्टम जो है नंबर ऐसे बांट रहा है जैसे सारे छत से गिर ठीक हो गए। These are chaos. Unfortunately, हम कोशिश करते हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन लाजमी इकोनॉमिक्स के अंदर ही ढूंढना। ये गलत अप्रोच है। पाकिस्तान के मसाइल का जो सलूशन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स कहीं और जो रिफ्लेक्ट हो रही है इकोनॉमी के अंदर। पॉपुलेशन ग्रोथ, आप बांग्लादेश का डेटा निकाल के देखें, पाकिस्तान बांग्लादेश ने उस वक्त तरक्की शुरू की, सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, जब उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1% और इसकी डेट बढ़ी। सिमिलरली इंडिया, जब तक उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे बराबर या हमसे ज़्यादा रहा, हमारा जीडीपी उनसे ज़्यादा। ये 2 तरह से काम करता है कि तो आपकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाता है, साथ ही आपकी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाती है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है। हमें इकोनॉमिक इंक्लूजन पर काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए मुझे लगता है कि जो SMEs पॉलिसी शुड बी डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द कंट्री, क्योंकि 86% ऑफ जॉब्स अदर देन एग्रीकल्चर कम फ्रॉम SME सेक्टर, और हमारे टोटल क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ 6% जाता है SMEs को। अगर हम 100 रुपया कर्जा दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ 6 रुपये SMEs को दे रहे होते हैं। दे आर नॉट अन आवर प्रायोरिटी। बांग्लादेश डिड ऑल द मायरेक्टर जो ग्रोथ किया है उसने, that was on SMEs. It promotes economic inclusion, it promotes social inclusion, it increases female labor force participation. And finally, हमारी जो growth macro policy है, that is more focused on stabilization. It has to shift its focus to sustainability. I thank you. We can take questions.